फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज आपको हम क्या दिखाने वाले हैं, चलिए करके दिखाते हैं। तो हम इसे रन करते हैं। उप्स, ये क्या हुआ? यूजर डिफाइंड टाइप नॉट डिफाइंड। ओके, चलो ये रन करके देखते हैं इसमें क्या होता है। उप्स, अगेन वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ये एरर क्यों आया? तो बेसिकली जो है, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो कुछ एरर आपको मिलते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे कि मुझे वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी नॉट फाउंड, या डेट पिकर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते थे कि डेट पिकर हमारे सिस्टम में नहीं काम कर रहा है, इसे हम कैसे यूज करें। साथ में एक चीज़ और बताएंगे कि अभी जो मैंने लेटेस्ट एक वीडियो डाला था पीओएस से रिलेटेड, जिसमें पीओएस मैंने बनाया था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि अगर इसमें हम कुछ आइटम ऐड कर रहे हैं तो उन्हें एरर आ रहा था। और किस तरह का एरर आ रहा था? इस तरह जैसे उन्होंने मुझे बताया था, यहाँ पे मैं आइटम कुछ ऐड कर दे रहा हूँ कि जिससे कि आइडिया मिले। और जब इसमें हम यहाँ पे डिलीट कर रहे थे तो उनका रीजन था कि यहाँ पे ये ब्लैंक रह जा रहा है, जबकि मेरे सिस्टम में इस तरह का कुछ हो नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम आज आपको बताएंगे कि अगर आपके सिस्टम में इस तरह के कुछ एरर आ रहे हैं तो आप उसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, आप उसको कैसे सही कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरर पे चलते हैं कि जब हम इसे रन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूजर डिफाइंड टाइप नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रहा है। तो ये किस तरह का एरर है? ये बेसिकली क्या है कि आपने जो इसमें कोड लिखा है उससे रिलेटेड रेफरेंस जो होता है, एक्सेल में जो रेफरेंस दिया रहता है, आप यहाँ पे देखेंगे टूल के अंतर्गत रेफरेंसेज होते हैं जिसको लेकर आप इसमें कोडिंग करते हो, कुछ चीज़ें लेकर। वो मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कभी, लेकिन अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें जो एरर आ रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे डाटाबेस से यानी दूसरे फाइल से कनेक्शन बना रहे हो, और कनेक्शन बनाने के लिए इसको एक रेफरेंस देना पड़ता है और यहाँ पे उस रेफरेंस को इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको रेफरेंस में जाना है और रेफरेंस में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एम प्रेस करेंगे आप, और इसमें आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें क्या करेंगे आप, ये देख रहे हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट 6.1, जो भी आपके पास लेटेस्ट हो वो सिलेक्ट कर ले, और साथ में एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड सेट, इसे भी चेक कर ले और यहाँ पे ओके कर दे। अब इसके बाद अगर इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो ये जो एरर आ रहे थे ये सिर्फ रेफरेंस इनेबल आपने नहीं किया था इसलिए आ रहा था। ये आपके सिस्टम में आपको इनेबल करना पड़ता है। दूसरा जो मैंने अभी बताया था कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, फाइन। तो चलिए उसके लिए ही बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जब हम इसे रन कर रहे हैं और इस पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमें एरर आ रहा है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। इसका रीजन ये है कि आप सबसे पहले टॉप में जाइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो सिंपल सा तरीका तो मैं बताऊंगा कि इसको अगर कमेंट कर दे या इसे डिलीट कर दीजिए। मान लेते हैं इसे आप डिलीट कर लो और दोबारा से आप रन करो इसे, आपका जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली रन करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये देखो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया और इसे रन किया, मेरा काम करना शुरू कर दिया, कहीं पे कोई एरर नहीं आया। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये क्या है कि जो सबसे ऊपर में ऑप्शन एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप कोई भी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पिक फाइल है, उसके बाद ये आपका माई पाथ है, देन इमेज ऑब्जेक्ट है, इमेज फोल्डर है, यानी जितने भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, बना रहे हो, यहाँ पे जो भी वेरिएबल बना रहे हो, यहाँ तक कि ये भी, तो उसके लिए आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये है क्या, पिक्चर फाइल क्या है। यानी पिक फाइल आपने लिख दिया, ये लगाने का मतलब होता है कि कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता है,
अब आपको सारा बातें आपको ही बतानी पड़ेगी कि आप जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बस उतना ही करो। और ये हटा देने से होता है कि कंप्यूटर अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और वो ऑटोमेटिक समझ जाता है किस ग्रुप में। जैसे ही आपने यहाँ पे फाइल डायलॉग एमएसओ फाइल डायलॉग फोल्डर पिकर लिखा, ये समझ जाएगा कि ये डायलॉग बॉक्स के लिए है। जैसे अगर मान लो कि आपने यहाँ पे इसे ऑप्शन एक्सप्लिसिट कर दो, अब यहाँ पे केवल आप वेरिएबल डिफाइन कर दो कि डीम पिक फाइल एज ए फाइल डायलॉग, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, अब आप रन करो तो अभी भी कहेगा, आप क्लिक करोगे तो कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। क्या है, माई पाथ। अब माई पाथ बेसिकली क्या है, ये जो होता है ये स्ट्रिंग होता है क्योंकि इसमें पाथ होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डीम माई पाथ एज ए स्ट्रिंग, फाइन। अब आप दोबारा रन करोगे तो कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड फॉर किसके लिए, इमेज ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे डीम इमेज ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। और आप इमेज फोल्डर को भी img ऑब्जेक्ट को भी आप इमेज फोल्डर को भी आप ऑब्जेक्ट ही बनाओ। आप मल्टीपल वेरिएबल भी एक ही लाइन में बना सकते हो। उसके बाद अगर आप रन करोगे तो अभी भी आएगा, मांगेगा क्या, क्योंकि हमने स्लाइड का नहीं बनाया है। तो स्लाइड हमारा यहाँ क्या है, तो डीम स्लाइड एज ए स्ट्रिंग है, फाइन। तो यह हमारा स्लाइड जो है वो स्ट्रिंग है क्योंकि नंबर हम बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है कि अब अगर आप रन करेंगे तो क्या, फोटो मांगेगा। तो फोटो आपका क्या है, तो कुछ भी आप डाल सकते हो, डीम फोटो एज ए इंटीगर। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा कुछ नहीं है। अब आप इसको अगर रन करते हो तो ये आपका वेरिएबल नॉट डिफाइंड क्या, ऑब्जेक्ट फाइल, ओबीजी फाइल हमने नहीं दिया। तो यहाँ पे ओबीजी फाइल भी हमें डिफाइन करना होगा। अब जैसे ही रन करोगे आप देखो ये आपके फाइल रन करना शुरू हो गए। आपके प्रोग्राम डेबुक कहाँ पे एरर आया, डू अंटिल स्लाइड हमने क्या दे दिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। इसको हम अगर इंटीगर कर देते हैं तब ये एरर नहीं देगा। तो चलिए इसे दोबारा से रन कीजिए और इससे हम रन करते हैं। तो देखिए आपका ये काम करने लगा। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, केवल आपके सिस्टम में जब हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें करना क्या है आपको, इससे क्लोज कर देते हैं कि सबसे अच्छा कि इतना फिर वेरिएबल हम नया एक कोड लिखें, उससे अच्छा है कि सीधा हम इसे क्या करें, यहाँ हटा देते हैं। इसको हटा दीजिए, उसके बाद इसको हटा दीजिएगा। फिर भी ये कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है कि ये कौन सा वेरिएबल आपने किस चीज़ के लिए यूज किया है। तो आप सिंपल से भाषा में समझ गए हैं कि वेरिएबल डिफाइन हम क्यों नहीं करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करना चाहिए बट कौन करते हैं ज़्यादातर चीज़। मान लो कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख रहे हो या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लिख रहे हो कि हो सकता है कि आप स्पेलिंग एरर कर सकते हो, या बहुत लंबा सेंटेंस है और उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, जिससे मान लो मान लो कि हमको एक मैसेज बॉक्स देना है कि a बहुत बड़ा वर्ड लिख दीजिए, और ये बहुत जगह यूज करना है हमें। तो हर जगह आप इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा है कि एक वेरिएबल आप डिफाइन कर दो और लिख दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए फिर से ऑप्शन एक्सप्लिसिट होना ही चाहिए। आप बिना ऑप्शन एक्सप्लिसिट के भी वेरिएबल जो है आप सेट कर सकते हो। डिक्लेयर करना का काम, यानी वेरिएबल डिफाइन क्यों किया जाता है, बस आप कंप्यूटर को बताते हो कि भाई ये जो कंटेनर है, मान लो कि यहाँ पे कंटेनर ए है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप, डीम कंटेनर एज ए। अब इसमें आप क्या रखोगे, आप टेक्स्ट रखोगे या स्ट्रिंग रखोगे या ये ऑब्जेक्ट होगा, तो वो हम इसे बताते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। और हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट इसीलिए नहीं यूज करते हैं कि मुझे एडिशनल कोड ना लिखना पड़े, फाइन। तो ये तो हो गया सिंपल सा ऑप्शन एक्सप्लिसिट का एरर अगर आपके पास आता हो तो हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं। जहाँ जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट हम यूज करते ही नहीं है बेसिकली। हमें अगर वेरिएबल करना पड़ता है सेट,
डिफाइन करना होता है तो वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं, बट टॉप में हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट को मैंडेटरी नहीं बनाना चाहते हैं। फाइन, ओके। तीसरा था एक डेट पिकर का, कि लोगों के पास यहाँ पे हम जब आप इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी यूजर फॉर्म, मान लीजिए यहाँ पे यूजर फॉर्म इंसर्ट किया, यहाँ पे एक एरर भी आएगा अगर आपके सिस्टम में ये यहाँ पे डेट पिकर नहीं रहेगा तो यहाँ पे एरर भी आएगा। और मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशन बना दिया इस डेट पिकर के साथ, फाइन, लेकिन जब ये फाइल आप डाउनलोड करोगे और इसे आप ओपन करोगे तो आपको एक एरर आएगा, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में डेट पिकर नहीं हुआ तो इसका उपाय क्या है? देखिए, इसका दो उपाय। एक तो कॉमन कंट्रोल आप पक्का इंस्टॉल कर लेना, हमने ऑलरेडी मनी रिसीट वाले वीडियो में दे रखा है कॉमन कंट्रोल का, वो सिंपल इंस्टॉल करना है और कुछ उसमें करना नहीं है। वो फाइल डाउनलोड करके जस्ट आप EXE फाइल होता है उसे इंस्टॉल करना होता है। और डेट पिकर के लिए क्या करना होगा आपको कि एक फाइल होती है जो यहाँ पे आप देखेंगे सी के अंदर आप देखेंगे होगा वो सी प्रोग्राम फाइल, सॉरी सी विंडोज 6x64। 6 अगर 64 बिट है तो 6x64 होगा, 30 बिट होगा तो 6x32 होगा। यहाँ पे देखोगे OCX फाइल करके आएगा एक, हम यहाँ पे सर्च करते हैं stick.ocx, तो ये फाइल आप देख रहे हो, ये फाइल आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इस फाइल का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप ऑनलाइन भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फाइल को आपको विंडोज के अंदर 6x64 बिट में आप 64 वाले फोल्डर में आपको इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसका पाथ जो है ना कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज में जाइएगा और सिक्योरिटी में जाके ये जो पाथ है इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप कमांड खोलेंगे, कमांड, और इस पर राइट क्लिक करके ओपन करना है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिएगा, ओपन करना है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये ध्यान रहे। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा, एरर आएगा, आपका इंस्टॉल नहीं होगा वो OCX फाइल। तो इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है, सिर्फ केवल REGSVR32 और आपने जो फाइल पाथ कॉपी किया है उसको इंस्टॉल करना है, पेस्ट करना है और इंटर मारना है। तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा DLL रजिस्टर्ड सर्वर इन C Windows 6x64 MSCOM-CT2.ocx सक्सीडेड। ये जब आ जाएगा आपके सिस्टम में तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है इस टूल में, इस टूल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये एडिशनल कंट्रोल आप देख रहे हैं। एडिशनल कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेट पिकर दिखेगा इसमें। तो ये डेट पिकर मैं बताता हूँ कहाँ दिखाई देगा वो। तो इसमें जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट डेट एंड टाइम पिकर कंट्रोल। इसको आपको यहाँ पे ये क्रॉस वाला चिन्ह आ रहा है, ये क्रॉस कर देना है, फाइन। और उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपका डेट पिकर यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद जब मेरे फाइल को आप खोलेंगे तो जो डेट पिकर से रिलेटेड एक एरर आ रहा था, जो एरर दिखाई दे रहा था, वो दिखाई नहीं देगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेट पिकर हमें कैसे इंस्टॉल करना है। हालांकि ये मेरा एक्सेल जो है 32 बिट का है, लेकिन मैंने 64 बिट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने चेक नहीं किया है। आप एक काम करना, आप सिस्टम 6x64 फोल्डर में उसको पेस्ट करके आप कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करके आप उसको रन करना जैसा कि मैंने बताया है, और देखना अगर वो सक्सीड हो जाएगा तो 100% ये आपके सिस्टम में काम करेगा। ओके, चलिए अब एक तीसरा था, पता नहीं वो, हालांकि एरर नहीं आ रहा है मेरे सिस्टम में, बट लोगों के अगर कमेंट आ रहे हैं कि उसमें कुछ एरर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स होंगे एरर। तो अगर उस तरह का एरर अगर आ रहा है तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे, कि यहाँ पे उनका कहना था कि जब हम ये POS स्टार्ट कर रहे हैं और जब हम इसे रन कर रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कुछ आइटम ऐड करना शुरू किया, यहाँ पे कुछ आइटम मैंने डाल दिया यहाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर बीच से कोई डाटा हम डिलीट कर रहे हैं, कहीं भी बीच से अगर डाटा कोई डिलीट कर रहे हैं तो ये जगह जो है ना यहाँ ब्लैंक हो जा रहा है।
ये फिर से सही नहीं हो रहा है, जबकि हम यहाँ अगर डिलीट कर रहे हैं तो ये सही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एरर कहाँ पे हो सकता है, डिलीट वाले बटन में। तो हम क्या करेंगे कि डेट वाले कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे। देन हम यहाँ पे रन करेंगे, कुछ एंट्री कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे गया और मैं इसे डिलीट किया। अब देखिए एरर कहाँ आ सकता है। हमने क्या दिया है, मात्र क्या है कि जो हमने लिस्ट बॉक्स में जिस रो को मैंने सेलेक्ट किया है उसका रो नंबर निकालो और फिर उस रो का जितना भी होगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे हम कितना नंबर रो सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर आएगा। ये यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेलेक्टेड रो कितना आया, 4 नंबर आ गया, क्योंकि ये 1 है प्लस 3 किए तो 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1, और ये हमने क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे सर्ट देखेंगे ये 4 नंबर रो में है। फाइन। तो यहाँ पे चल के जैसे ही ये इसको डिलीट करेगा तो देखेंगे यहाँ से वो डाटा ही पूरा डिलीट हो गया। फाइन। जब डाटा डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करके me.listbox1 रिसोर्स रो सोर्स इक्वल टू आइटम लिस्ट, यानी फिर से हमें लिस्ट बॉक्स के रो सोर्स को अपडेट करना है। तो आप ये देखिए कि क्या आपने यहाँ पे ये वाला लिस्ट को अपडेट किया है या नहीं किया है। ये वाला कॉलम आपने लाइन छोड़ तो नहीं दिया है कहीं, ये हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो हालांकि मेरे सिस्टम में तो फिर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैंक रह जाएगा और ये नीचे, क्योंकि मैं लिस्ट बॉक्स से डाटा को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, हम डाटा को कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, सीट से डिलीट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सीट से डिलीट हो जाए लेकिन आपके लिस्ट बॉक्स में डिलीट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे ये ब्लैंक दिखेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये लाइन जो है जरूर लिखा हुआ हो, या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ छूट रहा है, मिस हो रहा है, ये कोड आपने ना लिखा हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है और कैसे एरर आ रहे हैं और उससे हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमारे अभी तक हमने जो फीडबैक कमेंट मुझे मिले थे लगभग यही एरर आ रहे थे, बाकी कोड से रिलेटेड थे तो वो तो वीडियो देखने पे खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एवरी कोड एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर आपका कोई और ऐसा एरर आ रहा हो जो मैंने नहीं बताया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं फिर कभी आगे वीडियो उस पर बना सकूं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।